नमस्कार, मैं चंदन कुमार, प्रभारी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर 99 यूपी बटालियन एनसीसी आजमगढ़, जो वाराणसी बी ग्रुप से संबद्ध है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके बीच प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड विषय पर व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हूँ। मित्रों, मैं आपको बता दूँ कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में लगभग 80% मामले ऐसे होते हैं जिन्हें अगर सही समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाए तो रोगी या घायल की जान बच सकती है। अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्राथमिक उपचार विषय की सामान्य जानकारी के अभाव में प्रतिवर्ष हम लाखों लोगों की कीमती जानें गंवा देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राथमिक चिकित्सा या उपचार है क्या? दरअसल किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार कहते हैं। उस आपातकाल में पड़े हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम आसपास के किसी भी प्रकार की वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जिससे जल्द से जल्द उसको आराम मिल सके और हम उसे अस्पताल ले जाते समय, इमरजेंसी के समय क्या करें, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या न करें, क्योंकि गलत चिकित्सा से उस व्यक्ति विशेष की जान को खतरा बढ़ सकता है। प्राथमिक चिकित्सा इमरजेंसी अवस्था में दी जा सकती है, जैसे दम घुटना, पानी में डूबने के कारण, फांसी लगने के कारण या सांस नली में किसी बाहरी चीज़ का अटक जाना, हृदय गति रुकना, हार्ट अटैक, खून बहना, शरीर में जहर का असर होना, जल जाना, हीट स्ट्रोक यानी अत्यधिक गर्मी के कारण, जिसे हम लू के कारण भी बोलते हैं, शरीर में पानी की कमी, बेहोश होना, कोमा में चले जाना, मोच या हड्डी टूटना और किसी जानवर के काटने पर। आज मेरा पूरा वक्तव्य फर्स्ट एड के अति महत्वपूर्ण नियम, उद्देश्य, सिद्धांत और फर्स्ट एड किट के बारे में ही केंद्रित है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो पहला उद्देश्य जो होता है वह घायल व्यक्ति का जान बचाना। दूसरा उद्देश्य बिगड़ी हालत से बाहर निकलना। तीसरा तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना। अब प्राथमिक चिकित्सा के कुछ स्वर्ण नियम है, उसे मैं बताना चाहूँगा आपसे। वो इस प्रकार: पहला, जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुँचना, ये आपका स्वर्ण नियम पहला है। दूसरा नियम है अनावश्यक प्रश्न पूछकर समय बर्बाद न करना। तीसरा, चोट का कारण जल्दी से पता करें। चौथा, चोट लगने वाली वस्तु को रोगी से अलग करें, जैसे गिरने वाली मशीनरी, आग, बिजली का तार, जहरीले कीड़े या कोई अन्य वस्तु। पता लगाएं, अगला पाँचवा, पता लगाएं कि क्या मरीज मर चुका है, जीवित है या बेहोश है। छठवां नियम, गोद लिए जाने वाले प्राथमिक उपचार उपायों को प्राथमिक निर्धारित करें। उस क्रम में कार्डियक फंक्शन को ठीक करना, सांस लेने में मदद करना, चोट लगने की जगह से खून बहना बंद करना। सातवां नियम, जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करें। आठवां नियम, रोगी का रिकॉर्ड और घटना का विवरण रखना। नौवां, जहाँ तक संभव हो मरीज को गर्म और आरामदायक जगह रखें। 10वां नियम, विशिष्ट उपकरणों की प्रतीक्षा करने की बजाय सुधार करना। 11वां नियम, यदि रोगी होश में हो तो उसे आश्वस्त करना। अब बात आती है प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत की। तो उसके सिद्धांत में पहला सिद्धांत यह है कि सांस की जांच करें और ABC के नियम का पालन करें। मित्रों, आप याद रखें कि ABC का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे अभी अगले अपने बातचीत में बताएंगे। दूसरा, अगर चोट लगी है और रक्त बह रहा है तो जल्द से जल्द रक्त स्राव को रोकें। तीसरा, अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो उसे समझाएं और सांत्वना दें। और चौथा नियम, अगर व्यक्ति बेहोश हो तो होश में लाने की कोशिश करें। पाँचवा, अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो सीधा करें और दर्द को कम करने का प्रयास करें। छठवां, जितना जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सालय पहुंचाएं। अब प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ABC के बारे में क्या है ऐसा कुछ जो इतना इम्पोर्टेंट है। तो प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है, उसमें पहला हम बताते हैं ए का मतलब होता है एयरवे
जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं श्वास नली की जांच। श्वास नली में जो रुकाव, खासकर बेहोश लोगों की जीभ के कारण हो सकता है। बेहोशी के बाद मुंह की मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ गले के पिछले भाग में गिर जाता है, जिससे श्वास नली ब्लॉक हो जाती है। श्वास नली की जांच करने के लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींच लाएं। आप उसके पश्चात यह सुनिश्चित कर लें कि श्वास नली में किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो। बी, ब्रीथिंग यानी सांस की जांच। सबसे पहले आप अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने, देखें और महसूस करें कि छाती को ध्यान से देखें, ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। अगर वह सांस नहीं ले रहा है तो उसी समय माउथ टू माउथ यानी मुंह से मुंह रिस्पिरेशन चालू करें, जिसमें घायल व्यक्ति को पीठ के बल सीधे लेटाकर उसके मुंह को खोलकर अपने मुंह से हवा भरा जाता है। अब बात आती है सी की। सी मतलब सर्कुलेशन, जिसे हम कह सकते हैं रक्त संचार की जांच। अब बारी है रक्त संचार की जांच करने की। सबसे पहले घायल व्यक्ति की नाड़ी की जांच करें। जांच करने के लिए कैरोटिड आर्टरी को ढूंढें। यह आर्टरी गर्दन के कोने में कान के नीचे होती है। आप अपनी उंगलियों को वहां रखकर जांच कर सकते हैं कि पल्स चल रहा है या नहीं। 5-10 सेकंड लगता है जानने में। अगर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन चल रही है तो आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चालू रखें, और दिल की धड़कन ना चल रही हो तो बिना देरी किए CPR चालू करें। इसमें एक बार मुंह से हवा देने के बाद मरीज के दिल के ऊपर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर जोर जोर से 4 बार दबाएं, जब तक घायल व्यक्ति अपने आप सांस नहीं लेता। यह काम 2 व्यक्ति होने पर और भी सही प्रकार से होता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करता है और दूसरा CPR करता है। प्राथमिक चिकित्सा के समय आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो कैसे बचें इसके बारे में आप ध्यान दें कि फर्स्ट एड के दौरान आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपको घायल व्यक्ति से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, और आपसे भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन उस घायल व्यक्ति को ना हो। इसलिए अच्छे से हाथ को धोएं और ग्लव्स यानी दस्ताने का उपयोग करें, जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। खुले हाथों से रक्त जनित संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस B या C और HIV या एड्स होने का चांस होता है। यह वायरल बीमारियां किसी भी एक व्यक्ति के खून से दूसरे खून से मिलने से होता है। अब आप देखें कि प्राथमिक चिकित्सा की जो किट होती है, पेटी होती है, इसमें ऐसी क्या होनी चाहिए जिससे कि आप विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में या कार्यस्थलों में या घर में भी आप रखें, ताकि वो आगे जो है वह आपकी ऐसी असामयिक परिस्थितियों में आपके काम आ सके। तो हम देखते हैं कि इस किट में, प्राथमिक चिकित्सा किट में कुछ जरूर दवाएं भी होनी चाहिए, जैसे सामान्य बुखार, दर्द, दिल का दौरा, और कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन, अस्थमा, दस्त, उल्टी आदि की दवाइयों के साथ साथ साबुन, सैनिटाइजर, फेस मास्क और विभिन्न प्रकार के बैंडेज व ड्रेसिंग सामग्री को भी रखना चाहिए। अब हम प्राथमिक चिकित्सा या उपचार के प्रकार के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि घाव या चोट लगने पर हम प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें। तो सबसे पहले हमें एक काम करें कि तुरंत अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें। दूसरा, अगर घाव बहुत गहरा हो और खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो तो 10 मिनट के बाद भी ना रुके तो नीचे दिए जो आपको अभी हम बताएंगे उस स्टेप का अनुसरण करें। जैसे सबसे पहले ब्लीडिंग रोकें। इसके लिए क्या करें, चोट की जगह पर किसी कपड़े, रुई की मदद से जोर से दबा कर रखें, जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। दूसरा, घाव को साफ करें। चोट या घाव को साबुन या गुनगुने पानी से धोएं। कटे और खुले हुए घाव में हाइड्रोजन पेरोक्साइड न डालें। तीसरा नंबर, चोट पे एंटीबायोटिक मरहम लगाएं और बैंडेज बांध दें। चौथा नंबर, आगे की चिकित्सा के लिए घायल व्यक्ति को नज़दीकी चिकित्सालय या अस्पताल ले जाएं। अब नंबर 2, जो हमारा प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ जाती है, 2 तरह के सिचुएशन होते हैं। दूसरा नंबर है हड्डी टूटने पर हम प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें। तो हड्डी कई कारण से टूट सकती है, जैसे किसी खेल के समय या किसी और दुर्घटना के कारण कभी कभी हड्डी टूट जाती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। हड्डी टूटने के लक्षण क्या है? इसके लक्षण में पहला लक्षण ये है कि चोट की जगह को छूने और हिलाने पर दर्द हो,
तो आप समझ सकते हैं कि हड्डी टूटी है। दूसरा, चोट की जगह पर सूजन हो जाता है और शून्य हो जाता है या कभी कभी नीला भी पड़ जाता है। नंबर 3, पैर काम न दे रहा हो, उठने में समस्या हो रही हो, खासकर जब कंधे और पैर के जोड़ों में चोट लगी हो तो। नंबर 4, अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो तब भी आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं। अब आगे हड्डी हम देखते हैं कि हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा को चरण क्या है, कैसे कैसे हम उसको क्या प्रक्रिया अपनाएं। तो नंबर 1, अगर आदमी बेहोश हो तो सबसे पहले ABC रूल को फॉलो कर, जो हमने आपको पहले बता दिया है। और अगर कहीं खून निकल रहा हो तो सबसे पहले ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करें। अगला, घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो सबसे पहले उसे सदमे के लिए प्राथमिक चिकित्सा दें और आराम से बात करें, साथ ही सांत्वना दें कि आप ठीक है, ठीक जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आपको कोई हड्डी टूट गया हो, आप दिख भी रही हैं, तो सीधा करके उसे एक नीचे गत्ते लकड़ी या तख्ता देकर मजबूती से बैंडेज से बांध दें। चोट की जगह पर प्लास्टिक बैग में बर्फ़ रख कर आप उसको दबा सकते हैं और जल्द से जल्द कोशिश ये करें मरीज को अस्पताल पहुँचाएँ। अगला जो आकस्मिक चिकित्सा का हमें सिचुएशन मिलता है वह करंट यानी बिजली का झटका। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, तो हम देखें कि इलेक्ट्रिक शॉक के लगने पर जो खतरा होता है वो करंट के वोल्टेज के हिसाब से होता है। यानी इलेक्ट्रिक शॉक इतना खतरनाक हो सकता है, इसमें हमारी अंदरूनी शरीर जल भी सकता है, ये पूरी तरीके से जानलेवा है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर इस प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं, जैसे अत्यधिक शरीर का जलना, उलझन में पड़ना, सांस लेने में मुश्किल होना, हार्ट अटैक भी आ जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, दौरा पड़ना, बेहोश हो जाना। अब देखें कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर हम प्राथमिक चिकित्सा को स्टेप क्या है, कैसे हम अपनाएं, क्या प्रक्रिया करें। तो सबसे पहले देखिए कि बिजली के स्रोत को बंद कर दें। अगर हो सके तो किसी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बिजली के स्रोत को घायल व्यक्ति से दूर कर दें। अगर आदमी होश में ना हो तो ABC रूल फॉलो करें। चोट लगी हुई जगह पर बैंडेज लगाएं और जले हुए स्थानों को साफ कपड़े से ढक दें और जल्द से जल्द मरीज को नज़दीक के अस्पताल पहुंचाएं। अगली जो सिचुएशन मिलता है जल जाने पर, अगर कोई जल जाए तो आप क्या करेंगे। आप कई प्रकार से जल भी सकते हैं, जैसे गर्मी से, आग से, रेडिएशन से, सूर्य की किरणों से, परावैंगनिक किरणें जो होती है, अल्ट्रा, रासायनिक पदार्थ से और गर्म पानी से। बर्न या जलने को 3 डिग्री में विभाजित किया जाता है चिकित्सा पद्धति में। पहला फर्स्ट डिग्री बर्न, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री जो बर्न है इसमें चमड़े का ऊपरी भाग लाल हो जाता है और दर्द भी बहुत होता है, थोड़ा सूजन आता है और त्वचा को छूने से सफ़ेद हो जाता है। जला हुआ त्वचा 1-2 दिन में निकल जाता है। इसमें घाव 3 से 6 दिन में भर जाता है। सेकेंड डिग्री बर्न, इसमें क्या होता है कि त्वचा थोड़ा मोटे आकार में जल जाता है, इसमें दर्द बहुत होता है और फफोले या छाले निकल जाते हैं। इसमें त्वचा बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है और सूजन भी आता है। इसमें घाव 2 से 3 हफ्ते में भर जाते हैं। अब सबसे खतरनाक जो होता है जलने की कंडीशन में, थर्ड डिग्री बर्न। इसमें क्या होता है कि त्वचा के तीनों लेयर जल जाते हैं। त्वचा के 3 लेयर होते हैं, तीनों जल जाते हैं। इसमें जला हुआ त्वचा सफ़ेद हो जाता है। ऐसे में दर्द कभी कभी कम होता है या बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। यानी जो हमारे दर्द का जो सेंसर होता है वह अव्यवस्थित हो जाता है, वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे घाव भरने में बहुत समय लग जाता है। अब जल जाने पर हम देखें कि क्या हम करें। तो फर्स्ट डिग्री पर जब जलने पर हम क्या करें, इसमें जले हुए जगह को 5 मिनट तक पानी में डुबाकर ठंडा कीजिए, इससे सूजन और जलन कम हो जाएगा। और आप एलोवेरा क्रीम या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाइए, हल्के से बैंडेज बांधिए, दर्द कम करने वाली दवाएं खाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। और जब सेकेंड डिग्री बर्न हो तो आप क्या करें, उसमें आप जले हुई जगह को 15 मिनट के लिए पानी में डुबाकर ठंडा कीजिए, जिससे जलन कम और सूजन भी कम हो। अगला आगे हम देखें तो एंटीबायोटिक क्रीम भी लगा सकते हैं और प्रतिदिन नया ड्रेसिंग करना होगा। दर्द कम करने वाली दवाई और एंटीबायोटिक खाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। अब
3rd डिग्री बर्न होने पर हम क्या करें प्राथमिक चिकित्सा के रूप में। तो इसमें हम देखें कि 3rd डिग्री बर्न में जितनी जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल ले जाए। उसके शरीर या कपड़ों को न छुए, वे घाव में चिपक सकते हैं। घाव में पानी न लगाएं, किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट न लगाएं, ये एहतियात है। अगला जो आकस्मिक चिकित्सा का हमें सिचुएशन मिलता है, जो कारण मिलते हैं, वो सांप काटने पर होता है कि सांप काटने तो क्या करें हम। तो बहुत सारे जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, उसमें उनके काटने पर घाव को साफ करने और दवाई लगाने से ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ जहरीले सांप होते हैं जिनको काटने पर जल्द से जल्द फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। सांप के काटने से त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना होगा। और जहरीले सांप के काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है। कोबरा या क्रेट प्रजाति के सांप के काटने पर न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखते हैं, जबकि वाइपर के काटने पर रक्त वाहिकाएँ नष्ट हो जाती है। सांप के काटने पर इलाज के लिए सही एंटीटॉक्सिन या सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप की पहचान करना बहुत आवश्यक है। अब लक्षण क्या दिखते हैं सांप के काटने पर, ये आप जान लीजिए। तो दर्द या सुन्न हो जाना, दर्द की जगह पर लाल पड़ जाना, काटे हुए स्थान पर गर्म लगना और सूजन आ जाना, सांप के काटे हुए निशान के पास की ग्रंथियों में सूजन हो जाना, आँखों में धुंधलापन हो जाना, सांस और बात करने में मुश्किल होना, लार मुंह से बाहर निकलना, बेहोश या कोमा में चले जाना। तो ये सब लक्षण हैं। और देखें कि हम प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत हम क्या क्या करें। तो सबसे पहले पेशेंट को आराम दें, उसे शांत रखें और हल्ला गुल्ला ना उसके पास करें और आश्वासन दें कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और ट्रीटमेंट होगा। सांप के काटे हुए स्थान को साबुन से ज़्यादा पानी से अच्छी तरह धोएं। सांप के कटे हुए स्थान को हमेशा दिल के नीचे रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे कटे हुए स्थान और उसके आसपास बर्फ पैक लगाएं ताकि इससे जहर का फैलना कम हो जाए। पेशेंट को सोने भी न दें, मतलब जिसे सांप काटा हो उसको सोने भी न दें और हर पल नज़र रखें। होश ना आने पर ABC रूल अपनाएं, जैसा मैंने आपको बताया, जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। अब अगला जो सिचुएशन है वो कुत्ते के काटने पर है। तो जब कुत्ता काट ले तो हम प्राथमिक चिकित्सा क्या करें। तो आप सबसे पहले ये जान लें कि ये कुत्ते के मुंह के अंदर 60 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जिनमें से बहुत कुछ खतरनाक भी होते हैं, जैसे रेबीज। किसी भी आदमी, बिल्ली, बंदर, घोड़े के काटने पर भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। अब कुत्ते के काटने पर हम क्या करें। तो सबसे पहले घाव को तुरंत अच्छे से साबुन और पानी से धोएं, 5-10 मिनट तक धोएं। धोते समय ज़्यादा न रगड़ें, थोड़ा सा खून बहने दें, जिससे इन्फेक्शन साफ हो जाता है। तुरंत अस्पताल जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएं। तो ये सब सारे जो आपके हमने फर्स्ट एड के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है। आशा करते हैं कि आपको प्राथमिक चिकित्सा पर आधारित यह मेरा वक्तव्य आपको अच्छा लगा होगा और उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।